मंडप सजा हुआ था। पंडित जी आ चुके थे। मेहमान भी इंतजार करते करते थक गए थे और मेरा दिल शंकाओं और आशंकाओं का शिकार हो रहा था। मैं कब से दुल्हन बनकर बैठी थी, लेकिन बारात अब तक नहीं आई थी। कितनी ही बार मेरे पिताजी ने मेरे ससुराल वालों को फोन लगाया था, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। धीरे धीरे चारों तरफ फुसफुस शुरू हो गई। हर कोई धीमी धीमी आवाज में बात कर रहा था कि पता नहीं बारात आएगी भी या नहीं, और मेरा दिल डूबने लगा था। मैंने एक बार फिर अपना फोन उठाया और शुभम को फोन मिलाने लगी। न जाने वह कहाँ रह गया था। मेरे 1000 मैजों का भी उसने कोई जवाब नहीं दिया था, और फोन मिलाते मिलाते मैं थक चुकी थी, लेकिन वह फोन रिसीव नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि धीरे धीरे सारे बाराती तंग आकर जाने लगे और मेरे पिताजी की नजरें शर्म से झुक गई। एक पिता के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि बेटी की बारात समय पर न आए और मेहमान भूखे प्यासे ही वापस लौट जाए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस दिन का मैंने इतना गिन गिन कर इंतजार किया, उस दिन मुझे यह सब कुछ देखने को मिलेगा। पापा का झुका हुआ सिर और माँ की आंखों के आंसू मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। मैं बहुत ज्यादा अपमानित महसूस कर रही थी। मेरी सारी सखियां भी मेरे पास ही मौजूद थी। कोई कोई मुझे दिलासा दे रहा था तो कोई समीर और उसके घर वालों को बुरा भला कह रहा था। शाम के 7 बजे का मुहूर्त था, लेकिन रात के 10 बजाने वाले थे और समीर 10 बजाने वाले थे, और उसके घर वालों का कुछ पता ही नहीं था। और फिर जब लगभग सारे ही मेहमान चले गए तो उस समय समीर और उसके घर वाले आए, जिन्हें देखकर मेरे पापा ने बेहद गुस्से का इजहार किया। लेकिन समीर ने ऐसी बात कह दी कि मेरे पापा बिल्कुल शांत हो गए, और फिर सिर्फ कुछ रिश्तेदारों की मौजूदगी में ही मेरी और समीर की शादी हुई। हमने 7 फेरे लिए। समीर ने मेरी मांग में सिंदूर भरा और मैं समीर के साथ विदा होकर अपने नए घर पहुंच गई। मैं उससे बहुत नाराज थी, इसलिए मैंने अब तक उससे कोई बात नहीं की थी। गाड़ी में भी सारा रास्ता चुपचाप ही गुजर गया था। जितनी शर्मिंदगी मेरे घर वालों ने उठाई थी, मैं इतनी आसानी से समीर को माफ नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा था कि आज की रात मैं उसे बहुत सजा और अपने करीब तो बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी, और फिर मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं इंतजार में थी कि कब समीर कमरे में आए और मैं उससे खूब झगड़ा करूं। मैंने उसका तकिया उठाकर पहले ही सोफे पर फेंक दिया था। मुझे तो अब भी समीर की कोई सफाई समझ नहीं आई थी कि यह क्या तरीका था। मेरी तो जान ही निकल गई थी कि न जाने बारात आएगी भी या नहीं। और अब कमरे में इंतजार करते करते कितनी ही देर हो गई थी, अभी भी कमरे में नहीं आया था। यहाँ तक कि घड़ी ने रात के बजा दिए थे और मेरी कमर में दर्द होने लगा था। मैं दोपहर के 4 बजे से दुल्हन बनी हुई थी और अब इस भारी से लहंगे और गहनों को संभालना मुश्किल हो रहा था। मैंने गुस्से में गहने उतारकर साइड टेबल पर फेंके और लहंगा समेटकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक कमरे में यहाँ वहाँ टहल रही और फिर फैसला किया कि बाहर जाकर समीर के बारे में पता करूंगी। आज मुझे उस पर इतना गुस्सा था कि मेरी सारी मोहब्बत और सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। मैं कमरे से बाहर निकली तो चारों तरफ सन्नाटा था। मैं धीरे धीरे कदम उठाती पूरे घर में घूम चुकी थी, लेकिन समीर मुझे कहीं नजर नहीं आया। और फिर सबसे आखिरी के कमरे के दरवाजे पर जब मैं रुकी तो मुझे समीर की आवाज आने लगी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने के दृश्य ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरा पति रात के इस पहर मेरे साथ होने की बजाय अपनी बहन के कमरे में मौजूद था, और उसके सीने से लगा उसकी कमर पर मेरा नाम नंदिनी है। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, लेकिन मेरी जिंदगी में समीर कब आया मुझे पता ही नहीं चला। बस अगर मैं कुछ जानती थी तो इतना ही कि समीर ही वह इंसान था जिसे मैं अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहती थी। मैंने अपने भविष्य के सारे हसीन सपने समीर के साथ ही सजाए थे, लेकिन एक दिन अचानक ही मेरे लिए पापा के किसी दोस्त के बेटे का रिश्ता आया था। वे लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे और मैं किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। बार बार समीर को फोन मिलाती, लेकिन ना जाने समीर कहाँ था। ना ही उसने मेरा फोन उठाया और ना ही कोई मैसेज चेक किया था। मेरी जान निकल रही थी। ये डर सताने लगा था कि कहीं मेरे पापा आज ही रिश्ते के लिए हाँ ना भर दें।
अगर ऐसा हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती। मेरी सांसें तो समीर के साथ जुड़ी हुई थी और उसकी मोहब्बत ही मेरे लिए जिंदगी की एकमात्र वजह थी। कुछ देर बाद मेरी माँ ने मुझे आवाज दी और कहने लगी, नंदिनी, तैयार हो गई हो तो ड्राइंग रूम में आ जाओ, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैंने जानबूझकर काजल की लकीर को आंख से नीचे फैला लिया और माँ को तुरंत फैला काजल दिखाकर कहा, माँ, ये पूरा फैलकर खराब हो गया है, मुझे कुछ देर दे, मैं साफ करके आती हूँ। माँ ने नाराजगी से मुझे देखा और कहने लगी, तुम तो ऐसे तैयार हो रही हो जैसे आज तुम्हें विदा करना है। अभी वे लोग तुम्हें देखने के लिए आए हैं, जल्दी करो, तुम्हारे पापा गुस्सा करेंगे। मैंने जल्दी से वॉशरूम का रुख किया और दोबारा से मुंह हाथ धो लिया। 1 घंटे लगाकर जो तैयारी की थी उसे जानबूझकर मैंने खराब कर दी थी और दोबारा शीशे के आगे खड़ी हो गई थी। मैं बेहद खूबसूरत थी, कोई भी मुझे देखता तो रिश्ते के लिए इनकार ना करता, इसीलिए जानबूझकर मैंने खुद को बदसूरत किया था। कुछ ही देर बाद माँ की जगह पापा कमरे में आ गए और गुस्से से कहने लगे, नंदिनी, ये क्या तरीका है? मेहमान जाने का कह रहे हैं और तुम्हारी तैयारी खत्म नहीं हो रही है। पापा को देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैंने घबरा कर लिपस्टिक एक तरफ रखी और पापा के पीछे पीछे दुपट्टा गले में डालकर ड्राइंग रूम में पहुंच गई। जैसे ही मेरी नजर लड़के पर पड़ी, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वो तो समीर ही था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने एक नजर अपने पापा को देखा, फिर समीर के साथ बैठे आदमी और औरत को। फिर पापा ने बताया कि वह आदमी उनका दोस्त राजेश है, जो समीर का पिता है, और समीर का ही रिश्ता मेरे लिए आया था। पापा ने जब मेरा और समीर का परिचय करवाया तो समीर के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई थी, जबकि मैं अब भी हैरान परेशान थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह कोई सपना नहीं है। फिर मेरे पापा ने कहा कि मैं समीर को घर दिखाऊं, वह उसके माता पिता से बात करेंगे। यह सुनते ही मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैं खुद को कोसने लगी कि मैंने ड्राइंग रूम में आने में इतनी देर क्यों लगा दी। काजल फैलकर मेरे मुंह को काला कर चुका था। मैं जो इतनी खूबसूरत थी, अब बदसूरत लग रही थी, और अब मुझे इस बात की चिंता सताने लगी थी कि मेरा यह हाल देखकर समीर के माता पिता कहीं इनकार ना कर दें। समीर मेरे साथ ड्राइंग रूम से बाहर निकल आया और बाहर निकलते ही उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे दीवार के साथ लगा दिया। उसका एक हाथ दीवार पर था और दूसरे हाथ से उसने मेरा बाजू पकड़ लिया था। वह मेरे इतना करीब था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने घबराकर नजरें चुराई और डरकर कहा, समीर छोड़ो, मुझे कहीं माँ ना आ जाए। वह कहने लगा, तुम्हारे माँ बाप दोनों ही। मेरे माँ बाप के साथ व्यस्त हैं, रिश्ते की बात चल रही है। तुम बताओ, तुम्हें सरप्राइज कैसा लगा? समीर ने एक गहरी सांस मेरे मुंह पर छोड़ी और मैंने शर्मा कर उसकी तरफ देखा। वह मेरे थोड़ा और करीब हुआ तो मेरा दम निकलने लगा। मैंने जानबूझकर नाराजगी से कहा, तुम सुबह से मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। मेरी जान निकल गई थी कि न जाने कौन लोग आए हैं। मुझे डर था कि कहीं मेरा रिश्ता किसी और जगह तय ना हो जाए, और तुम कह रहे हो कि सरप्राइज था। मैंने उसे पीछे धकेला क्योंकि उसकी नज़दीकी मुझे झुलसा रही थी। मैंने उससे कहा, चलो, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ, और फिर उसे अपने कमरे की तरफ ले गई। जैसे ही मैं उसे अपने कमरे में लेकर दाखिल हुई, उसने जल्दी से पलटक कमरे के दरवाजे की चिटखनी लगा दी और फिर मुझे बिस्तर पर धकेलकर मेरे करीब आ गया। अब तो पूरी तरह ही मैं शर्म से गुलाबी पड़ गई थी। मैंने कहा, समीर, ये क्या तरीका है? बाहर हमारी शादी की बात हो रही है और तुम्हारा रोमांस खत्म नहीं हो रहा। समीर मुस्कुराते हुए मुझे अपने बाजुओं के घेरे में भरकर कहने लगा, क्या करूं, अब और दूरी बर्दाश्त नहीं होती। उसने मेरे माथे पर अपने होंठ रख दिए और फिर मेरे पास बैठकर कहने लगा, मैं वादा करता हूं, तुम्हें वह जिंदगी दूंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। समीर की बात पर मैं खुशी से मुस्कुरा दी और उसके कंधे पर सिर टिका दिया। शुभम की हर बात पर मैं आंखें बंद करके भरोसा कर थी। मुझे क्या मालूम था कि वह मुझे कौन सी जिंदगी देने की बात कर रहा है। काश मैं उसकी बातों का दोगला मतलब समझ पाती तो मेरी जिंदगी यूं बर्बाद ना होती। कुछ देर तक मैं ऐसे ही समीर के सीने से लगकर
अपनी मोहब्बत को सुकून देती रही और फिर समय बीतने का एहसास हुआ तो मैंने जल्दी से उठकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया कि कहीं माँ या पापा जी ना आ जाए। मेरी इस हरकत पर समीर मुस्कुरा दिया था। फिर मैंने उसे अपना सा घर दिखाया। हम छत पर पहुंचे तो समीर ने फिर से मुझे अपनी बाहों में भर लिया। ताज़ी हवा में उसका साथ मुझे मदहोश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने जज्बात पर काबू किया और उसके होठों पर उंगली रखते हुए समझाया कि शादी में अब ज्यादा समय नहीं है। मेरी बात पर वह मुस्कुरा दिया और कहने लगा, ठीक कह रही हो, शादी की रात तो मैं तुम्हारे लिए यादगार बना दूंगा। और फिर मेरे माथे को चूम कर वह वापस चला गया। मैं भी उसके पीछे मुस्कुराते हुए सीढ़ियां उतर आई। कुछ ही देर बाद वह अपने माता पिता के साथ चला गया और मुझे पता चला कि महीने बाद का ही शादी का मुहूर्त निकल आया है। यह सुनते ही मैं हैरान रह गई थी। कहाँ तो मुझे समीर से रिश्ता होना ही मुश्किल लग रहा था। पता नहीं मेरे घर वाले मानेंगे या नहीं, और कहाँ समीर ने ना जाने क्या चक्कर चलाया था कि वह सीधे शादी का मुहूर्त निकलवा कर ही गया था। 1 महीने बाद का सुनकर जहां मैं खुश थी, वहीं मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। कहने लगी कि अकेला बेटा विदेश में है उसकी, अभी छुट्टियां शुरू होने में 6 महीने हैं, और तुमने बेटी की शादी रख दी है। अब हमारा राहुल शादी में कैसे शामिल होगा? पापा कहने लगे, बेटे की वजह से मैं बेटी का भविष्य खराब नहीं कर सकता। राहुल के शादी में ना आने से अपनी नंदनी की शादी रुक नहीं जाएगी, इसलिए तुम चिंता मत करो। वह बाद में तस्वीरें देख लेगा। शुभ बहुत अच्छा और अमीर लड़का है। मेरे दोस्त का अपना कारोबार है। ऐसा रिश्ता बार बार कहाँ मिलेगा। इन लोगों को शादी की जल्दी है, इसलिए मैं इनकार नहीं कर सका। समीर को कारोबार के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है और वह चाहता है कि शादी के बाद अपनी नंदनी को साथ ले जाए। अब बताओ, मैं क्यों अच्छे भले रिश्ते के लिए मना कर देता? पापा ने अपनी बातों से माँ को राजी कर लिया था और मैं तो पहले ही राजी थी। मुझे कौन सा अपने भाई की ज्यादा परवाह थी। मेरी अपने भाई से बहुत कम ही बनती थी, क्योंकि राहुल की नेचर में लड़ाई झगड़ा था। वह बिल्कुल अलग टाइप का था। हर वक्त बस अपनी ऐशो आराम में लगा रहता था। वह पढ़ाई के नाम पर परदेश में ऐशो आराम ही कर रहा होगा, इतना तो मुझे मालूम था। इसलिए मैंने भी उसके ना आने की फिक्र नहीं की और शादी की तैयारियां शुरू कर दी। रिश्ता पक्का होने के बाद समीर रोज मुझे फोन कर अपनी मोहब्बत का इजहार करता, बार बार मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता। और फिर एक दिन मैं उससे मिलने होटल गई तो बहाने बहाने से वह मेरे करीब होने लगा। उसका करीब आना, उसका हाथ पकड़ना मुझे एक अजीब सा एहसास दे रहा था, और यह सोचकर मन में गुदगुदी हो रही थी कि बहुत जल्द मैं उसकी बीवी बनकर उसके साथ एक कमरे में रहूंगी। मेरे चेहरे पर बार बार शर्म से लालिमा छा जाती और समीर मेरे चेहरे को देखकर खुश होता। उसने होटल में कमरा भी बुक किया था, लेकिन मुझे यह उचित नहीं लगा कि शादी से पहले हम बंद कमरे में मुलाकात करें, इसीलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। समीर ने कुछ देर तक तो जिद की कि वह तन्हाई में मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता है, लेकिन फिर जब उसे लगा कि मैं राजी नहीं होंगी तो वह खामोश हो गया। ऐसे ही 2 मुलाकातें और हुईं और फिर शादी का दिन आ गया। हर चीज मेरी पसंद की थी। समीर के माता पिता ने भी मेरी पसंद से ही सब कुछ खरीदा था। मैं दुल्हन बनी तो मुझ पर बहुत रूप की बारिश हो गई। हल्दी के बाद तो वैसे ही दुल्हन खुद ब खुदा निखर जाती है। मैं भी हल्दी की रस्म के बाद पहले से ज्यादा हसीन हो गई थी। फिर ब्यूटिशियन ने मुझे बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया था। जिसने भी मुझे देखा वह मेरी तारीफ किए बिना नहीं रह सका था। मेरी सखियां तो धीरे धीरे मुझे शुभम के नाम से छेड़ रही थी। उन्हें मेरी और समीर की मोहब्बत का पहले से पता था, इसीलिए वे सब मुझे तंग करते हुए कह रही थी कि आज की रात तो तुम्हारी खैर नहीं है। समीर तो तुम्हें देखते ही तुम्हारा दीवाना हो जाएगा, वह तो पहले से ही तुम्हारा आशिक था। अब देखना रात को किस तरह तुम पर अपनी मोहब्बत निछावर करेंगे। सखियां धीरे धीरे मेरे कानों में ऐसी सरगोशियां कर रही थीं कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और शर्म से हाथ पांव कांप रहे थे। 7 बजे का मुहूर्त था। 7 बज चुके थे, लेकिन समीर और उसके घर वालों का कुछ पता नहीं था। पंडित जी भी आकर बैठ चुके थे। मेहमान भी इंतजार में थे। पापा भी बार बार फोन मिला रहे थे, लेकिन ना पिताजी के दोस्त फोन उठा रहे थे
ना ही समीर का फोन लग रहा था। मैंने खुद भी कई बार ट्राई किया था, यहाँ तक कि मैं थकाकर बैठ गई थी और धीरे धीरे सारे मेहमान अजीब अजीब बातें करने लगे थे। मेरी सखियां भी बहुत ज्यादा चिंता में थीं और फिर एक एक करके सब लोग चले गए। बस मेरी 2-4 सखियां ही बच गई। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक रही थी। पापा के चेहरे पर भी शर्मिंदगी थी, माँ की आंखों में आंसू थे। राहुल का भी बार बार फोन आ रहा था। वह भी पूछ रहा था कि अब तक बारात क्यों नहीं आई। किसी के पास उसे देने को भी कोई जवाब नहीं था। इसी तरह धीरे धीरे 11 बज गए और फिर समीर और उसके कुछ रिश्तेदार बारात लेकर आए। पापा ने सख्त गुस्सा किया और देर से आने की वजह पूछी तो समीर ने आस्तिकी से बताया कि उसकी बहन की अचानक तबीयत खराब हो गई थी और इसी वजह से वे लोग देर से आए हैं। ये सुनकर मेरे पापा खामोश हो गए थे। वैसे भी वक्त निकलता जा रहा था। बदनामी के डर से पापा ने बस तुरंत ही फेरे करवा दिए और मुझे विदा कर दिया। ये भी नहीं पूछा कि अगर बहन की तबीयत खराब हुई थी तो ये बात फोन करके बताई भी तो जा सकती थी। मेहमानों में जो जिल्लत हमने उठाई थी उसके बारे में कौन जिम्मेदार था। मैंने सोचा था कि मैं समीर से इस बात का जवाब जरूर लूंगी और यही सोचते सोचते मैं अपने ससुराल अपने कमरे में पहुंच गई थी। आज से पहले तो कभी समीर ने अपनी बहन का कोई खास जिक्र नहीं किया था। मुझे बस यही मालूम था कि उसकी एक छोटी बहन है, लेकिन ना ही रिश्ते के वक्त वह अपनी बहन को लाया था, ना ही शादी की तैयारियों में मैंने उसकी बहन को देखा था। मैं तो बस उसकी मोहब्बत में ही दीवानी थी, किसी और बात का मुझे ख्याल ही कहाँ था। लेकिन आज जब अपनी बहन की वजह से वह इतने घंटे देर से आया था तो खुद बुध मुझे उसकी बहन से नफरत का एहसास हुआ। न जाने उसकी बहन को ऐसा भी क्या हो गया था कि उसकी वजह से 12 ही मुहूर्त पर नहीं आई थी। दिल ही दिल में जलते कुड़ते मैं समीर का इंतजार करती रही और जब रात के 3 बजे और मेरी कमर दर्द से ठने लगी तो मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया। मैंने जेवर उतारकर दूर फेंके, भारी लहंगा उठाकर खड़ी हुई और यहाँ वहां टहलने लगी। ऐसे ही 15 से 20 मिनट और गुजर गए। मेरे सब्र की हद खत्म हुई तो मैं कमरे से बाहर निकली और सारे घर में समीर को तलाश करने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था, हर कमरे का दरवाजा बंद था, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। यूं ही चलते चलते मैं सबसे आखिरी कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से समीर की आवाज सुनाई दी। मैंने गुस्से में दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। समीर 1819 साल की लड़की के गले लगकर बैठा था और उसकी कमर पर धीरे धीरे हाथ फेरता उसे चुप करवा रहा था, जबकि वह लड़की फूट फूट कर रो रही थी। मुझे देखते ही समीर एकदम चौंक उठा, फिर गुस्से से कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमरे में आराम करो, मैं आ जाऊंगा। समीर का यह गुस्सा मेरी समझ से बाहर था। मैंने पूछा, ये कौन है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समीर ने बताया कि यह उसकी बहन रानी है और उसकी तबीयत खराब है और मैं कुछ देर उसके साथ ही बताऊंगा और फिर कमरे में आएगा। मैंने एक नज़र नीना पर डाली। वह अच्छी भली थी, कहीं से भी बीमार नहीं लग रही थी, बस जबरदस्ती रोए जा रही थी। मैंने नफरत से उस पर नजर डाली और वापस अपने कमरे में चली आई। आकर अपना ड्रेस बदला और खामोशी से बिस्तर पर लेट गई। अगर समीर की बहन के साथ कोई मसला था भी तो उसके माँ बाप को देखना चाहिए था, न कि शादी की रात। समीर को बहन के सीने से लगकर बैठने की जरूरत थी। यही सोच सोचकर मेरे अंदर आग लग रही थी। कोई घंटे भर बाद समीर कमरे में आया। उसे देखकर मैंने मुंह फेर लिया तो उसने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि कपड़े बदलकर बेड पर पड़ा अपना तकिया लेकर खुद ही सोफे पर जाकर लेट गया। मुझे तो लगा था कि यह सब देखकर वह मुझे मनाएगा, मुझसे बात करेगा, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएगा, लेकिन वह तो उल्टा खुद ही मुझसे दूर हो गया। कुछ ही देर बाद उसके खर्राटों से कमरा गूंजने लगा, जबकि मैं अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर तड़प रही थी। मैं समीर के इस व्यवहार पर हैरान थी। बार बार करवटें बदलती, छुप छुप कर समीर को देखती, लेकिन वह दुनिया से बेगाना अपनी नींद पूरी कर रहा था। ऐसे ही सुबह हो गई। सारी रात मैं जाती रही और साथ ही अपनी ननद से मुझे ऐसी नफरत हुई कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उसकी जान ले लेती। ना जाने उसने अपने भाई पर ऐसा कौन सा जादू किया था कि हमारी शादी की पहली रात ही उसकी वजह से खराब हो गई।
वह रात जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी, वह रात मैंने तड़पते हुए ही गुजार दी। अगली सुबह जब समीर उठा तो सीधा अपनी बहन के पास चला गया। मुझसे ज्यादा बात नहीं की। फिर 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं समीर से नाराज थी, इसलिए मैंने कोई बात नहीं की थी, लेकिन वह भी मुझे मनाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। जब 2 दिन बाद मेरे सब्र की हद पार हुई और मैंने उसे कॉलर से पकड़ा, तो वह एकदम गुस्सा हो गया। कहने लगा कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता, तुम यहाँ बस कुछ दिनों की मेहमान हो। यह कहकर वह कमरे से निकल गया और मैं हक्का बक्का रह गई। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे से यह सब कुछ उसकी बहन का क्या धरा है, क्योंकि समीर बार बार अपनी बहन के कमरे में जाता था। अब जब समीर घर से बाहर निकला तो मैं उसकी बहन के कमरे में पहुंच गई और गुस्से में उससे कहा, तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरे और अपने भाई के बीच दीवारें खड़ी कर रही हो? मेरी बात सुनकर वह फिर से रोने लगी। अचानक ही उसके रोने में शिद्दत आ गई। वह इस तरह सहम कर दीवार से लग गई जैसे मैंने उस पर कोई जुल्म किया हो। मैं तो उसकी की इस ड्रामेबाजी पर हैरान थी कि उसे इस कदर डरने की क्या जरूरत थी। या तो वह कोई मानसिक रोगी थी या फिर जानबूझकर ड्रामा कर रही थी। मैं उसके करीब गई और गुस्से में उसे बाजू से पकड़कर पूछने लगी कि यह क्या तमाशा है, आखिर तुम चाहती क्या हो? लेकिन इससे पहले कि मैं उससे और ज्यादा सख्ती से पेश आती, समीर आ गया। उसने धक्का देकर मुझे पीछे हटाया और अपनी बहन को सीने से लगा लिया। भाई को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। समीर मुझे कहने लगा, इस कमरे से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस रिश्ते से आजाद कर दूं। समीर की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने उसे कहा, आखिर मामला क्या है, मुझे बताते क्यों नहीं? तुम्हारी बहन ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो तुम मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रहे हो? मैंने तो तुमसे मोहब्बत की थी, तुम यह सिला दे रहे हो। समीर ने चुपती हुई नजरों से मुझे देखा और कहने लगा, मोहब्बत तो मेरी बहन ने भी राहुल से की थी। उसे क्या मिला सिवाय बर्बादी और धोखे के? देखो आज मेरी बहन की क्या हालत है। वह मानसिक रोगी बन चुकी है। हर वक्त डरी सी रहती है, रोती रहती है। तुम्हारे भाई ने उसे इस हाल तक पहुंचा दिया और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इज्जत दूं, सर आंखों पर बिठाऊं, तुमसे मोहब्बत की बातें करूं? ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। समीर की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। आज से पहले उसने मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैं बस हक्का बक्का खड़ी थी। फिर समीर ने खुद ही मुझ पर वह हकीकत खोली जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मुझे बताया कि मेरे भाई राहुल ने उसकी बहन को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था और फिर एकांत में होटल के कमरे में बुलाकर उसकी इज्जत बर्बाद की और उसे छोड़कर विदेश चला गया। उस समय से उसकी बहन मानसिक रोगी बन चुकी है। समीर ने जानबूझकर मुझसे मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा था। वह मुझे उसी तरह बर्बाद करना चाहता था, लेकिन मैं कभी एकांत में मिलने के लिए राजी नहीं हुई। इसीलिए उसने मुझसे शादी की ताकि वह मुझे इस्तेमाल करके कुछ समय बाद ही छोड़ दे और मैं भी बर्बाद हो जाऊं। लेकिन वह राहुल की तरह घटिया नहीं था। वह मेरे साथ कोई जुल्म नहीं कर सका। उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। वह मेरे साथ ज्यादती करने के बाद में सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए उसने मुझे इस तरह तकलीफ देने का सोचा कि हम एक रिश्ते में एक छत के नीचे होकर भी अलग अलग रहेंगे। यह कहकर समीर ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए कि यह शादी महज एक बदला थी और कुछ नहीं। मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। फिर काफी दिन मैंने समीर के साथ इसी तरह एक छत के नीचे अजनबियों की तरह गुजार दी। हर वक्त मेरे सिर पर यह तलवार लटकती रहती थी कि न जाने कब मेरा पति मुझे छोड़ देगा। मैं अपने घर वालों को भी यह बात नहीं बता सकी थी। दरअसल मेरी माँ ने राहुल को हमेशा बहुत आज़ादी दी थी। उसकी सही से परवरिश भी नहीं हो सकी थी, इसलिए वह हमेशा से ही ऐसी बुरी हरकतों में शामिल था। मेरे माता पिता को इस बात की खबर थी, लेकिन उन्होंने कभी बेटे को नहीं रोका और आज उसी का गुनाह में भुगत रही थी। काफी दिन तो मैंने समीर के इस रवैये को बर्दाश्त किया। फिर एक दिन मैं उसके कदमों में बैठ गई और उससे माफी मांगने लगी। मेरा कोई गुनाह नहीं था, लेकिन उसकी बहन की हालत वाकई बहुत खराब थी और अब मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि समीर का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है।
मेरे भाई ने उसकी बहन की पूरी जिंदगी बर्बाद की थी। फिर मेरे लिए उसके दिल में ऐसे ही जज्बात होने थे। इससे पहले कि समीर मेरा हाथ झटक कर जाता, उसकी बहन रानी कमरे में चली आई। उसने जब मेरे और समीर के बीच यह सब कुछ देखा, तो वह खुद अपने भाई के पास बैठ गई और कहने लगी, जो राहुल ने मेरे साथ किया है वह आप भाभी के साथ ना करें, क्योंकि भाभी का इसमें कोई कसूर नहीं है। पहली बार मैंने रानी के मुंह से कोई बात सुनी थी और मैं हैरान रह गई थी कि वह अपने भाई को मेरे हक में मना रही थी। समीर रानी से कहने लगा कि वह भी मुझसे प्यार करता है, इसीलिए उसने मुझे नहीं छोड़ा। लेकिन वह यह बात कैसे भूल सकता है कि राहुल मेरा भाई है। फिर उससे की बहन ने ही उसे समझाया कि भाई, आपने 7 फेरों में 7 वचन लिए हैं और आपको यह वचन निभाने होंगे। अपनी बहन की बात सुनकर समीर ने मुझे माफ कर दिया था और मुझे सीने से लगा लिया था। वह खुद भी मुझसे मोहब्बत करने लगा था, क्योंकि मैं राहुल जैसी नहीं थी, बल्कि मैं भी रानी जैसी थी, जिसका कोई कसूर नहीं था। मैंने अपने माता पिता को राहुल की सारी हरकतों के बारे में भी बता दिया था और खुद राहुल से हर तरह का संबंध खत्म कर लिया था। वह व्यक्ति भाई कहलाने के लायक ही नहीं था, जो दूसरों की बहनों की इज्जत नहीं कर सकता था। आज मैं समीर के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता रही हूँ। धीरे धीरे हमने रानी को भी जिंदगी की तरफ वापस माइल कर लिया है। अब वह भी पहले की तरह हंसने मुस्कुराने लगी है। जल्द ही हम उसकी शादी भी कर देंगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय जरूर देना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।